गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर RS मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त तू यूं बेकार न कर, खींच ले कमान से तीर और वार कर, खींच ले कमान से तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिश 1000 बार कर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें तब तक कोशिश करनी है जब तक कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो चलिए ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नव निश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म। जैसा कि इससे प्रीवियस जो क्लास हुई थी तो उसमें आपने देखा संभववाद पॉजिबिलिज्म। उससे पहले हम नियतिवाद देख चुके हैं। नियतिवाद की जो विचारधारा थी उसी के अपोजिशन में यह विचारधारा आई नव निश्चयवाद। तो निश्चयवाद और संभववाद यानी कि एक तो प्रकृति को सर्वोपरि मानने वाला नियतिवाद, दूसरा था कि मानव को सर्वोपरि मानने वाला संभववाद। लेकिन इन दोनों के जो बीच का रास्ता निकला यानी कि ना तो प्रकृति और ना ही मानव, दोनों का क्या कर दिया जाए तो दोनों का कर दिया जाए सामंजस्य। तो जो विद्वान आए तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों का सामंजस्य किया यानी कि मानव और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि प्रकृति के बिना मनुष्य का कार्य नहीं चल सकता और मनुष्य अपने क्रियाकलापों से उसमें परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बना सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं और इसमें जो मेन भूमिका में है वो है ग्रिफ्थ टेलर महोदय और उनका ही है ये नव निश्चयवाद। आइए देख लेते हैं एक बार नव नियतिवाद यानी कि न्यू डिटर्मिनिज्म। इसमें सबसे पहली जो आप पंक्ति देख रहे हैं कि मानव का विकास प्रकृति के सहयोग में निहित है, ना कि उसकी विजय में। यानी कि यदि ये पंक्ति पूछी जाती है आपसे कि मानव का विकास प्रकृति के सहयोग में है ना कि उसकी विजय में, ये किसको इंगित करता है? संभववाद को, नियतिवाद को या नव नियतिवाद को या फिर प्रासंभाव्यवाद को? तो किसको इंगित कर रहा है? ये नव नियतिवाद को। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नव पर्यावरणवाद हो गया, नव निश्चयवाद हो गया, वैज्ञानिक नियतिवाद हो गया, रुको और जाओ निश्चयवाद। लेकिन इसमें वैज्ञानिक नियतिवाद की बात करेंगे हम और रुको और जाओ निश्चयवाद या फिर नियतिवाद, कुछ भी आप कह सकते हैं। योगदान की बात देखें तो आप ग्रिफ्थ टेलर हैं, कार्ल सावर है, जॉर्ज टैथम है, हार्वर्डसन है, रसेल स्मिथ है या फ्लूअर है। तो इन विद्वानों ने इस विचारधारा में अपना योगदान दिया। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने माना कि जो प्रकृति और मानव दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। तो चलिए योगदान की बात कर ली हमने और इसके अन्य नाम है उनकी बात कर ली हमने। मानव का विकास प्रकृति के सहयोग में यानी कि प्रकृति के साथ सहयोग से ही मानव को रहना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं इसमें जो टेलर महोदय हैं उन्होंने इसके जो अन्य नाम है वो बताए। तो ये दो जो नाम है वो टेलर महोदय के द्वारा ही दिए गए हैं, यानी कि वैज्ञानिक नियतिवाद और रुको और जाओ नियतिवाद। इसके अलावा ये है
टेलर महोदय। टेलर महोदय ने एक बात और कही थी, इनकी कुछ पंक्तियां हैं। इन्होंने कहा कि मानव चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है। पुलिस के समान है, यानी कि इन्होंने कहा कि मानव चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के समान है। अब ट्रैफिक पुलिस वाला करता क्या है? तो इनका कहने का तात्पर्य था कि जो यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करती है, चौराहे पर नियंत्रित करती है, किंतु उनके गंतव्य को बदलती नहीं है। किंतु उनके गंतव्य को बदलती नहीं है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टेलर महोदय ने मानव चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है, जो कि क्या करता है, उन्हें नियंत्रित तो कर सकता है। यानी कि जो चौराहा है वहां पर ट्रैफिक पुलिस का जो कार्य है वो क्या है, एक नियंत्रित करने का है। यानी कि रेड लाइट होगी तो रुक जाओ, और जब ग्रीन होगी तभी आपको वहां से जाना है। लेकिन जो उनका रास्ता है ना, जहां पर उन्हें जाना है, उनका गंतव्य जो स्थान है, उसको वो परिवर्तित नहीं कर सकता। तो उसी भूमिका में इन्होंने बताया मानव को और प्रकृति। उसके बाद कभी कभी पूछता है कि ये जो नाम है वैज्ञानिक नियतिवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, किसके शब्द हैं, यानी कि किसने इसे नव नियतिवाद को ये नाम दिया है? तो ये नाम दिया है टेलर महोदय ने। ठीक है। इसके अलावा एक विद्वान है, उनका नाम है जॉर्ज टैथम। जॉर्ज टैथम ने ये जो है टेलर महोदय का रुको और जाओ नियतिवाद, इसको एक नाम दिया। इन्होंने नाम दिया व्यावहारिक संभववाद, यानी कि pragmatic possibilism। कभी कभी इंग्लिश और कभी कभी हिंदी, लेकिन क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके साथ धोखा हो जाता है और वो इंग्लिश में इसे ना समझते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही पढ़ें, जो भी शब्दावली है उन्हें। तो ये है प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म, यानी कि व्यावहारिक संभववाद। किसने दिया? तो ये जॉर्ज टैथम ने दिया। किसको देखते हुए? तो रुको और जाओ नियतिवाद, इसी का इन्होंने नाम दिया व्यावहारिक संभववाद। इसके अलावा जो विद्वान हैं वो है रसेल स्मिथ। रसेल स्मिथ है, और जो जॉर्ज टैथम है रसेल स्मिथ की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है और वो है इंडस्ट्रियल एंड
कॉमर्शियल ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी, ये क्या है? इनकी एक पुस्तक का नाम है। कभी कभी डायरेक्ट पुस्तक भी पूछ ली जाती है कि इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है, तो रसेल स्मिथ की पुस्तक है। और इन्होंने इसमें कुछ पंक्तियां लिखी कि मनुष्य पृथ्वी का मात्र निवासी है, मात्र निवासी ही नहीं बल्कि वह एक सृजनकर्ता, बल्कि वह एक सृजनकर्ता, भौगोलिक प्रतिनिधि, भौगोलिक प्रतिनिधि यानी कि एक सृजनकर्ता है, भौगोलिक प्रतिनिधि है तथा पृथ्वी का पृथ्वी को परिवर्तित करने वाला भी है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि इन्होंने कहा कि मात्र निवासी ही नहीं है बल्कि एक सृजन करता है, यानी कि वह आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी, जैसे कि कल कारखाने हुए या फिर कृषि को, जो कृषि के क्षेत्र में मॉडिफिकेशन करके किस प्रकार से कर सकते हैं हम अधिक पैदावार कृषि के क्षेत्र में, तो इन सब चीजों का यानी सृजनकर्ता कौन है, तो वो मनुष्य ही है। उसके अलावा देखें तो है उलरिज तथा ईस्ट, उलरिज तथा ईस्ट। इन्होंने भी प्रकृतिवाद, इन्होंने कहा, इनकी पंक्तियां हैं कि प्रकृतिवाद किसी सीमा तक रहना अनिवार्य है, रहना अनिवार्य है, क्योंकि यह सत्य है, क्योंकि यह सत्य है कि मानव एवं स्थलीय क्रियाएं पारस्परिक होती हैं, मानव एवं स्थलीय क्रियाएं पारस्परिक होती हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर भी यही बात की गई है कि प्रकृतिवाद किसी सीमा तक रहना अनिवार्य है, लेकिन क्या यहाँ पर भी पारस्परिक सहयोग की बात कही, किसने? उलरिज महोदय ने पारस्परिक सहयोग की बात यहाँ पर भी की, यानी कि मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। लास्ट में टेलर महोदय ने एक कथन दिया, यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है टेलर महोदय का, या फिर रुको निश्चयवाद आए, या फिर इनकी जो पंक्तियां हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो अंत में टेलर महोदय ने कहा है कि प्रकृति को जीतना या स्वयं उसका दास बनना, प्रकृति को जीतना या
स्वयं उसका दास, उसका दास बनना या दास बनने की अपेक्षा मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग, मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग करने की बात सोचनी चाहिए, की बात सोचनी चाहिए। यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि मानव का कल्याण, मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं, युद्ध करने में नहीं, उसके साथ सहयोग, उसके साथ सहयोग व सामंजस्य बनाए रखने में है, सामंजस्य बनाए रखने में है। ये पंक्तियां भी टेलर महोदय की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकृति को जीतना या स्वयं उसका दास बनने की अपेक्षा मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग करने की बात सोचनी चाहिए। यानी कि जो नव निश्चयवाद है या नवनियतिवाद है, उसका मानना ही यही था कि प्रकृति को जीतना या फिर मानव दास बन जाए प्रकृति का। तो ये दोनों चीज ना होकर क्या होना चाहिए, हमें बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए, और वो रास्ता है कि प्रकृति के साथ सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना। तो कभी कभी ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं है, बल्कि उसके साथ सहयोग और सामंजस्य बनाए रखने में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकृति किस प्रकार से आजकल जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो क्या है कि पेड़ पौधों को मानव ने काफी पेड़ पौधों को नष्ट किया जा चुका है मानव के द्वारा, और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि उसे नष्ट करना चाहिए। इसके बाद जो बाद आता है वो है प्रसंभाव्यवाद। प्रसंभाव्यवाद के बारे में बात करें तो इसमें केवल 2-4 लाइनें हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से उपयोगी हैं। तो ये है प्रसंभाव्यवाद, यानी कि प्रोबेबिलिज्म। सबसे पहला प्रसंभाव्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके बारे में बात करें तो ये 20वीं शताब्दी के मध्य में, 20वीं शताब्दी के मध्य में जब नियतिवाद बनाम संभववाद के संबंध में चर्चा चल रही थी, के संबंध में
तो ये 1957 में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं और वो हैं स्पेट महोदय, यानी OHK स्पेट। और इन्होंने दिया है ये बात प्रसंभाव्यवाद। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी में कि प्रसंभाव्यवाद किस विद्वान की देन है, तो ये है OHK स्पेट। अगर हम बात करें इसके निर्धारण की, तो इसमें है संभववाद का निर्धारण कैसे हो, तो इसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने प्रसंभववाद की संकल्पना, यानी कि जो संभववाद है उसके परिप्रेक्ष्य में कौन सा वाद आया है, तो वो आया है प्रसंभाव्यवाद। इसके बाद एक कृतिवाद है, इसमें सीधा ही कृतिवाद क्या है, तो ये मानव की अपार शक्ति को मानने वाली विचारधारा है। मानव की अपार शक्ति को मानने वाली विचारधारा कौन सी है, तो वो है कृतिवाद। अगर हम कृतिवाद की बात करें तो इसमें एक शब्द है सज, यानी कि यह है कृतिवाद। और इसमें ही है एक सर्ज SERGE, तो इसकी जो फुल फॉर्म है उसे देखें, सोसाइटी एंड इकोलॉजिकली रेस्पॉन्सिबल जियोग्राफर्स, यानी कि जो कृतिवाद की विचारधारा है इसमें मानव की अपार शक्ति को मानने वाली विचारधारा इसे कहा गया। और इसके अलावा इसमें एक शब्द है सर्ज, और जिसका की फुल फॉर्म है सोसाइटी एंड इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबल जियोग्राफर्स। ठीक है। इसके बाद यदि देखें तो सांस्कृतिक अथवा सामाजिक निश्चयवाद है, जो कि 1932 में दिया था। किसने दिया था, वो दिया था जेम्स महोदय ने। 1932 में जेम्स महोदय ने सांस्कृतिक अथवा सामाजिक निश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो ये हो गया हमारे जो स्कूल थे, यानी कि जो वाद थे, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद, या फिर हमने उसे कृतिवाद को भी देखा और सामाजिक निश्चयवाद को भी देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको काफी मटेरियल हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। यदि आप ज्योग्राफी से हैं या फिर आप मैथमेटिक्स से हैं और टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपीएचएससी, नेट एग्जाम और आरपीएससी कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।